युद्ध भूमि में सब मरे पड़े थे। बच्चा आता है, कोई पूछता है, ऐश हो, मैंने तुम्हें पूर्वी क्षेत्र की कमान सौंपी थी, तुम यहाँ क्यों हो? ऐश बहुत टूटा हुआ है, पर कहता है कि वह उसे खत्म करने आया है। कोरा आदमी पीछे मुड़कर उसे घूरता है और ऐश कहता है कि शुरू से ही तुम ऐश की यूनिट को सिर्फ एक भटकाव के रूप में भेजना चाहते थे ताकि उन्हें बर्बाद कर दिया जाए। उसने पिता से पूछा, क्या मैं सही समझा? गोरे ने कहा, मेरे मूर्ख बेटे, तेरी इच्छा शक्ति का बस यही काम था। उसे ऐश अलनेमियन बुलाते हुए, क्या मुश्किल नाम है। अलनेमियन परिवार महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली मार्शल घराना था। वे शाही परिवार के संरक्षक थे। इसके मुखिया रॉड्रिक अलनेमियन थे, जो देश में 7 विंग्स के एकमात्र धारक थे। संयोग से जब नायक बर्फ में लावारिस मर रहा था तो इस व्यक्ति ने उसे बचाया। उसने कर्ज चुकाने को सब किया, पर प्रतिभा तो थी ही नहीं। बिना आंख वाले एक बच्चे ने कहा, इतना आत्मविश्वास मत रखो। उसकी वह इच्छा शक्ति बिना किसी निशान के बेकार है। उसे अपने पिता के सामने अपनी योग्यता साबित करने के लिए पंखों की जरूरत थी, जो पीठ पर जादुई शक्ति दर्शाने वाले टैटू थे। परिवार में वह अकेला था जिसके पास कोई पंख नहीं थे। उसका उपनाम मूल रूप से पंखहीन था। फिर भी वह हर दिन कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लेता रहा, अपना चेहरा जमीन पर रखकर पसीना बहाता रहा। बच्चे ने जी जान लगा दी, सोचा लगन फल देगी। उसने पूरा रॉक लियार्क देखा पर कुछ न मिला। धत, वह पेड़ों में छिपा सेना को आते देख रहा था। तभी घात लगाकर हमला हुआ। पिता के पास लौटकर वह कहता है कि उसे समझ नहीं आता। उसने अब तक उस पर भरोसा किया तो यही जवाब देगा। गोरी पूछती है, एक औजार और क्या उम्मीद करता है? उसका काम खत्म, अब उसे जाना है। नायक बढ़ता है, पर यार, उसे प्रतिभा हेतु पुनर्जन्म चाहिए। नतीजा साफ है। वह विशाल तलवार से पिता की गर्दन पर सीधा और सटीक वार करता है। अरे बाप रे, यह तो अपमान है। पिता उस गंदी चीज के हमले से बचने की जहमत भी नहीं उठाते और तुरंत बाद बच्चे को जंजीरों से बांध दिया जाता है और हे भगवान, कितनी बेरहमी से उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं। हाँ, वह दर्द से चीखता है, जमीन पर गिरता है, सब कुछ लाल कर देता है। बेचारा। उसके भाई भी उसे घमंड न करने को कह रहे हैं। अंत में उसने वही किया जो उसे करना था, लेकिन पंखों के बिना कोई बेकार है। वे घूरते हुए कह रहे हैं कि जमीन पर रेंगता हुआ उसे देखना उस पर खूब जंचता है। नायक पूछता है, अगर मारना ही था तो बचाया क्यों? मुझे बर्फ में वहीं छोड़ सकते थे। पिता पास आते हैं और कहते हैं कि शुरुआत से ही उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। पिता को उस शरीर में सोई 7 पंखों की शक्ति चाहिए थी। नायक समझ नहीं पाता और वह कहता है, माँ उपयोगी थी। यार, तो क्या वो उसका असली बाप भी है? अब मैं उलझन में हूँ। बाप कहता है कि वो कमीनी सिर्फ उसके जरूरी वंश को जन्म देने के काम की थी। उसके बाद वो चली गई और लड़के को मरने के लिए छोड़ दिया, पर उसे आखिरी वार दिए बिना नहीं। हमारा लड़का रॉड्रिक से जवाब मांगता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बर्फ में उसका छोटा हाथ बस ठंड बता रहा है और पूछ रहा है कि क्या यहीं उसकी मौत होगी। आखिर में उसने बचने के लिए सब कुछ किया, पर वह काफी नहीं था। वो खुद को सफेद रोशनी के एक शुद्ध शून्य में पाता है जो हल्की गर्म है और सोचता है कि क्या यह मृत्यु के बाद की दुनिया है। गोल मटोल सिर, लगता है बच्चा आने वाला है। वह खांसता है, शून्य में नहीं है, यह हकीकत है। पर कहाँ है वह? पैर का अंगूठा हिलाता है और देखता है कि उसका पैर और हाथ अब छोटे हैं। ये सब उसे बच्चा दिखाता है। फिर उसे एहसास होता है कि वह सच में बच्चा है और बगल में उसे जीवन देने वाला चूहा खाने वाला मिलता है। उसे पास में घुड़सवारों की आवाज सुनाई दी, जो चिल्ला रहे थे, हमें उस कमीनी को ढूंढना होगा। वह इस कोहरे में ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी। लॉर्ड रॉड्रिक ने कहा, हमें उस बच्चे को वापस लाना है। तभी नायक को लगा कि कुछ भी इत्तेफाक नहीं था। लेकिन रुको, क्या हो रहा है? उसने कहा, रॉड्रिक को बच्चा चाहिए, वे उसे ढूंढ रहे हैं। तभी उसे समझ आया, उसे भी बर्फीली रात में बच्चा मिला था। क्या वह गलती से अतीत में लौट आया था? असंभव। मानहुआ में यह बिल्कुल अनोखा होगा। खोज अभी भी सक्रिय है। वह औरत की बाहों से छूटने की कोशिश कर रहा है। उसे यकीन है कि अगर वह वहां से नहीं निकला तो उस आदमी के हाथ लग जाएगा। बच्चा अपनी सारी शक्ति लगा रहा है, पता नहीं ये कहां से आ रही है। उसका छोटा सा शरीर ऐसा लग रहा है जैसे आग की लपटों में जल रहा हो। वह बर्फ में रेंगते हुए आगे बढ़ पाता है, लेकिन वह एक निशान भी छोड़ रहा है जिसे बाद में आसानी से ढूंढा जा सकेगा। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उसके सारे अंग जल रहे हैं। वह पहले ही दूसरी दुनिया में है, लेकिन बस रेंगता जा रहा है। फिर भी वह कसम खाता है कि उस कमीने रॉड्रिक का अंत करेगा और तभी वह बेहोश हो जाता है। लगता है ये घटिया आदमी इतनी दूर पहुंच गया कि कोई और करीब आ सके। एक लड़की पीछे मुड़कर देखती है, पुजारी को बुलाती है और उसे इस छोटे से निकम्मे विस्काउंट को देखने को कहती है। नाम हाईफ्रीड है और वह भ्रमित दिखता है। वह 3 किलो गोबर उठाता है और सोचता है कि ऐसी जगह में बच्चा क्यों है। तभी उसे पता चलता है कि बच्चा काफी दूर तक रेंग कर आया है। धत, फिर वे सब उत्साहित हो जाते हैं। बच्चा 5 फुटबॉल मैदान जितना रेंग कर आया था। यार, वही तो नायक है। वे कहते हैं, धत, ये छोटा सा कमीना बहुत ताकतवर है। अगले अध्याय में एक और बच्चा सोच रहा है कि वह कौन है और यह बच्चा कौन है, क्योंकि लगता है वो उसे ढूंढने आई है। फिर उसकी नाक दब जाती है। बाप रे, बहुत बच्चे। शायद अनाथ ले गया। शायद कोई ऐसा पिता भी जो दुनिया भर में बच्चे पैदा कर रहा है। सारे बच्चे कह रहे हैं कि छोटा लड़का अभी अभी उठा है, उसे परेशान मत करो। यार, मैं डरा हुआ हूँ। लगता है उसकी पहले से ही 5 बहनें हैं। अभी तो बच्चे हैं, है ना? लेकिन सब बड़े होंगे।
वह पहले ही छूट कर भागने की कोशिश करता है। छोटी लड़कियां दौड़ती हुई आती हैं। रुको, वे वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। यार, बच्चे ने कोई आभा सक्रिय की, आसमान में उड़ गया। क्या हुआ? उसने अपनी मन शक्ति पर नियंत्रण खो दिया और दूर जा गिरा। उसे लगा कि वह गिरेगा, पर एक आदमी उसे बचाता है। कहता है, यह लड़का अजीब रहस्यमय है। और फिर नायक उसे पहचानता है। हीफ्रीड यहाँ है, रॉड्रिक का बड़ा भाई, जिसने अपने पिछले जीवन में उसे खत्म कर दिया था। ये एक समस्या है, क्योंकि शायद वह एलन परिवार में है। उसे पता है कि यह व्यक्ति अपने 2 पंखों के साथ शक्तिशाली था, रॉड्रिक का साथी और राज परिवार का रक्षक भी। लेकिन वह गृह युद्ध में मारा गया, जिससे उसका वंश खत्म हो गया। रुको, तो क्या वे सब सच में बेटियां हैं? हाँ, रुको, तो वो अनाथालय असल में उसका घर है, ऐसी बेटियों से भरा। हाँ, वो आदमी सच में रुकने वाला नहीं, एक मशीन है। नायक हाथ चेहरे पर रखे सोच रहा है, वो उस आदमी के बड़े भाई के हाथ कैसे लगा। लेकिन अब वह महिला की बाहों में है और वह जानना चाहती है कि एक बच्चे में इतनी जादुई शक्ति कैसे हो सकती है कि वह ऐसे उड़ सके। फिर वह उसे प्यार से देखती है और माथे पर एक छोटी सी चुंबन देती है। कहती है कि वह शायद डर गया था। वह छोटा सा बदमाश बस घूर रहा है, जबकि हेफ्रीड अपने बड़े हाथ से थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, इस लड़के में जबरदस्त शक्ति है। उसकी पीठ पर वह जनजातीय टैटू इसे और भी स्पष्ट कर देता है। नायक को समझ नहीं आता पीठ पर यह सब क्यों है। तभी उसे याद आता है पिता ने कहा था उसने तारे खो दिए हैं या ऐसा ही कुछ। अब उसे समझ आ गया, इस आदमी ने उसे सिर्फ लूटने के लिए बचाया था। छोटा बच्चा गुस्से में है, जबकि माँ पति से पूछती है, तो इस फन को पॉप का क्या करें? नायक बेचैन है। वह नहीं चाहता था कि उसकी शक्ति फिर से उस परिवार के कमीनों के हाथ लगे। उसे बदला लेना था। लेकिन फिर वह हेफ्राइड कहता है, ठीक है, कि वह उसे बेटा बनाएगा। ये तो आसान है ना? तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे हाथ में एक एलन मस्क है। यार, तुम इस 7 पंखों वाले बच्चे के साथ अरबपति बनोगे। मैं भी उसे गोद ले लेता, हर कोई उसे अपना लेता। चलो इस छोटे से बदमाश को गोद लें और इसकी जिम्मेदारी उठाएं। पर बेटियां उसे बेवकूफ समझकर जमीन पर फेंक देती हैं और वो पूछता है कि क्या वे सुन भी रही थीं? लगता है पिता बेटे की चाहत में थे, है ना? तो ये किस्मत भी थी। उन्हें दोष नहीं दे सकते। ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोशिश नहीं की। उस आदमी की 5 बेटियां हैं और वे सब जानना चाहती हैं कि इस बार बड़ा सिर वाला कौन है। माँ, बताओ, इस फन को पॉप का नाम क्या है? वो कहती है कि उसका नाम एस्टर होगा। अच्छा, तो पिछले जन्म में उसका नाम ऐश था, है ना? नाम बदल लिया। जो भी हो, पहचान की किसे परवाह है? ये लो, मुझे ऐसा ही पसंद है। 10 साल बाद भी हेफ्रीड बिल्कुल नहीं बदला। वह पिछली सीन जैसा ही दिख रहा है। गाड़ी से कुछ काले बाल निकल रहे हैं। हमारा 10 साल का बच्चा खुद को सन वुकोंग समझकर रॉब झाड़ रहा है, हाथ पीछे किए, एकदम सज्जन की तरह। हट यहाँ से, छोटे बड़े सिर वाले। ये उन सब में से सबसे छोटा फन को पॉप है। एस्टर को धन्यवाद दे रहा है। हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि क्या होने वाला है, जैसा मुझे पसंद है। तलवार नृत्य महोत्सव, एलियंस हाउस का वार्षिक उत्सव, कुलीन परिवारों का मिलन और रिश्ते मजबूत करने का अवसर, साथ ही अगली पीढ़ी की तलवारबाजी दिखाने का भी मंच। यहीं कई अपमानित और भयभीत हुए। जब वे पास से गुजरते हैं, कुछ लड़के बात कर रहे हैं। देखो, वे लड़के हेफ्रीड के घर से हैं। वे यहाँ शर्मिंदा होने आए हैं। कचरे का ढेर। मैंने सुना है उन्होंने एक फन को पॉप गोद लिया है। वहाँ वह अजीब बच्चा होगा। अल्फाइंस उसे कहती है कि ध्यान न दे। उस जगह पर कमजोरी को कुचल दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। वह ऐसा कहती है, लेकिन वह देख सकता है कि वह कांप रही है और हेफ्रीड कहता है कि यही उनके घर की अभी की स्थिति है। वह चाहता था कि उन्हें पता चले कि उनके साथ कैसा बर्ताव होता है। लगता है वह निराश है। नायक कहता है, नहीं, मजा आने के लिए ये तो न्यूनतम है। हेफ्राइड हंसता है, कहता है, ये सुनकर अच्छा लगा। नायक को अपने पिछले जीवन की याद आती है। उस घर की बदनामी के नाते उसे हर साल वहां अपमानित किया जाता था। ये कड़वी यादों की जगह है, पर पीठ पर टैटू के साथ बच्चे के बदले का दिन आ गया है। ऊपर एक छोटी खिड़की में देखो कौन है, कॉर्न्स 1 और 2, जिन्होंने उसके हाथ पैर काटे थे। और छोटा नायक इस आयोजन में शानदार शुरुआत को बेताब है। अखाड़े के बीच में एक ईमानदार मुकाबला चल रहा है। शूरवीरों के युग में शक्ति और शालीनता जरूरी थी। तलवारबाजी में ताकत और पहचान में नजाकत दिखी। ठीक है, मुझे लगा तुम नाचोगे। हालांकि ये नृत्य उत्सव है ना? वहाँ के लड़के हमलावर हैं, दोनों टूट पड़ते हैं। नायक कहता है कि ताकत और उस तथाकथित नजाकत का रहस्य तलवार की धार पर ऊर्जा है। फिर वह वार करता है और दूसरे की तलवार तोड़ देता है। जाहिर है उसके हाथ में छोटे पंख हैं। ओह, ये तो उसके हाथ में है। मुझे लगा था ये सिर्फ पीठ पर थे। अल्फाइन कह रहा है, हमेशा की तरह शानदार। इसीलिए बाकी बहनें आना ही नहीं चाहती थीं, मतलब बस चापलूसी करने आएंगी। नायक उदास है। उसे तलवार द्वंद्व में अपनी तलवार टूटने और अपमानित होने की यादें सता रही हैं। पर इस जीवन में सब बदल गया। अल्फाइन पूछता है क्या हो रहा है। वह घबराया हुआ है। उसे समझ आ रहा है, पर उसे शांत होना होगा। ये उसका पहला तलवार नृत्य उत्सव है। पर वे मुस्कुरा रहा है, पुरानी यादें महसूस कर रहे हैं। उसी पल हेफ्रीड कहता है कि उसे बड़ों की सभा के लिए जाना है, इसलिए वह अल्फाइन को उसकी देखभाल में छोड़ देगा। वह पिता से कहती है कि बातें बनाना बंद करो। वह एस्टर से बड़ी है, वही उसकी देखभाल करेगी। और हेफ्रीड कहता है, ओ कमीने, ये जगह तुम्हारी उम्र के बच्चों से भरी है। जाओ, संबंध बनाओ, नेटवर्किंग करो। मैंने तुम्हें बर्फ में उठाया क्योंकि तुम एलन मस्क के बच्चे हो, है ना? लेकिन किसी को तुम्हारे 7 पंखों के बारे में पता न चले, वरना वे तुम्हें मारना चाहेंगे, लड़के। नायक कहता है कि अच्छा हुआ, उसने पहले ही बता दिया, पर उसे चारों तरफ से घूरा जा रहा है। ऐसे माहौल में घुलना मिलना मुश्किल होगा।
वह चला जाता है और तुरंत उस बहन को पीछे छोड़ देता है जिसकी देखभाल के लिए पिता ने उसे 10 सेकंड पहले कहा था। वह कहता है कि वह दोस्त बनाने जा रहा है। सोफे पर दो सीधे साधे लोग बैठे हैं और लाल बालों वाला पूछता है कि वह कौन है। नायक कहता है कि भाई दारूस से मिलकर खुशी हुई। उसका नाम एस्टर इलियन है, छोटा भाई। उसने उसे दूर से देखा और नमस्ते कहने आया। तय ही है हिमा से हमारा, तो वह गोद लिया हुआ बेवकूफ है ना? बर्फ में मिला, बेहद गरीब। वे आदमी पहले ही पूरा जोकर बन रहा है। कह रहा है कि उस जैसे पर परिवार का नाम रखना पागलपन है। नायक को दारूस और ग्रियोन अच्छी तरह याद हैं, इस घर के 2 वैध बेटे और वे 2 कमजोर जिन्होंने उसे पिछले जन्म में मारा था। सोचो, वह कभी उनसे डरता था। अंत में यह निर्विवाद है। वे बस बच्चे हैं जो बड़े होने का नाटक कर रहे हैं। फिर अल्फाइन उसे बुलाकर कहती है, बस करो। उसने नमस्ते कर ली थी, अब जाने का वक्त है। लेकिन अब उसका दुश्मन आ जाता है ना? कोई अल्फाइन को बुलाता है। ओह नहीं, ये तो लाल बालों वाला है और कहता है आज वो पिता के पीछे नहीं छिपी तो वहीं उनका मनोरंजन करे। ये मुख्य घर का आदेश है। यार तुम बच्चों की धमकियां बहुत परिपक्व हैं, पता है। वो मुझे नहीं पता। उसे गिराने, बदसूरत कहने, गम चुराने की बात करो, पर थोड़ा कम। अल्फाइन डरी नहीं है। वह कहती है कि घरों के बीच मालिक नौकर का रिश्ता नहीं है, इसलिए वह मना करती है। वह नायक को खींच कर जाने को कहती है। वह मना करने वाला था पर उसे कांपते देख वह चला गया। फिर लाल बालों वाली पूछती है कि क्या वह कहानी जानता है कि उनके पिता राजा की रक्षा नहीं कर पाए थे, भले ही वह शूरवीर थे, और इसी वजह से उसके भाई को अपनी बाह काटनी पड़ी थी। अच्छा है उसका वंश उनसे नीच नहीं। तब अल्फाइन का बस हो गया। वह उसे मारने गई और उसने मुंह पर शराब थूक दी। हे भगवान! वह बस वहीं खड़ी रहती है जबकि वह कहता है कि उसके पिता ऐसी गंदी बेटी पाकर निराश होंगे जो उपाधियां भी आगे नहीं बढ़ा पाएगी। वे 2 बेवकूफ हैं अगर उन्हें लगता है कि यह जगह एक डांस हॉल है, यहाँ कोई दोस्त बनाने नहीं आया है। नायक को एहसास होता है कि धिक्कार है, वह सचमुच गलत था जब वह इस जगह आया था। उसने सोचा था कि चूंकि वह पहले से ही एक वयस्क था, इन बच्चों के चेहरे देखकर उसे गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वह बगल वाले से शराब की बोतल छीनता है, ऊपर उछालता है और दारूस से कहता है, पकड़ो। वह आदमी उसे हड़बड़ी में पकड़ता है ताकि चेहरे पर ना लगे और धम्म। नायक वार करता है और बेवकूफ के सिर पर शराब उछल जाती है। मुझे समझ नहीं आया। नायक बिना किसी वजह के अपनी उंगली ब्लेड पर फेरता है और उसे चाटता है। मेरे भाई तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन वो दिखावा कर रहा है। चखने के बाद वो जानता है कि ये अंगूर का रस है और कहता है कि ये उन जैसे बच्चों के लिए ठीक है। अच्छा हुआ है ना? शहर में शराब कौन चाहेगा यार। फिर हम 3 साल पीछे जाते हैं जहाँ नायक आभा से फट रहा होता है और पिता उसे शांत होने को कहते हैं। क्या वह अपनी बहनों को मार डालेगा? यार शांत हो जा नायक, लड़कियां सब सदमे में हैं। शायद तभी सप्तपंखी शक्ति जगाई। राजा हेफ्रीड भी डरा हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का इसे संभाल पाएगा। तभी हम नृत्य में वापस आते हैं और एक आदमी दरवाजा खोलकर कहता है कि कोई अनहोनी हुई है। बाईं ओर वाला पूछता है क्या हुआ? वे एक महत्वपूर्ण बैठक में थे। फिर वह आदमी कहता है कि एक लड़के ने मुख्य परिवार को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी है। वह विलियम नाम लेता है और वह और वहां का आदमी समझ नहीं पाते कि क्या हुआ। आप ध्यान देने पर उसकी एक बांह नहीं है। वह कंधे पर जैकेट डाले रौबदार दिख रहा है और तभी अल्फाइन चीखती हुई अंदर आती है। वह पूछता है क्या हुआ? दाढ़ी वाला आदमी उत्साहित है, कहता है भाइयों की ऐसी लड़ाई रोज रोज देखने को नहीं मिलती। नतीजे से नृत्य उत्सव का विजेता और उत्तराधिकारी वहीं तय हो सकता है। दारूस ने 4 पंख दिखाते हुए हाथ उठाया, कहा कि मुख्य परिवार से पंगा लेकर बच्चा बेवकूफ है। सब कहते हैं 4 पंख हैं उसके, वह कितना खतरनाक है। वह लड़के से आगे बढ़कर अपनी क्षमता दिखाने को कहता है या उस अपमान से डरता है जो उसे मिलने वाला है। नायक कहता है कि शर्म दारूस को आनी चाहिए जो सिर्फ हाथ पर निशान होने के कारण बड़ा बन रहा है, बजाय इसके कि लड़ाई में अपनी ताकत दिखाए। और वह उसे चेतावनी देता है कि अगर वह जीता तो लड़के को उसकी बहन से माफी मांगनी पड़ेगी। दारूस कहता है ठीक है, पर नतीजा अलग हुआ तो एस्टर आज से उसका कुत्ता होगा। वह हमला करता है, कहता है लड़के को जिंदगी भर कचरा समझा जाएगा और नायक पर वार करता है। नायक बचाव करता है पर पीछे हट जाता है। फिर भी दारूस की तलवार थोड़ी कांपती है। दारूस कहता है कि आज उसे देवताओं द्वारा चुने गए लोगों की शक्ति का अंतर पता चलेगा। अल्फाइन नायक को पुकारती है जबकि दाढ़ी वाला आदमी कहता है कि दारूस की तलवारबाजी अभी भी काफी खराब है। ये निर्विवाद है, पर चाहे वह कितनी भी बेकार क्यों न हो, उसके पास इसकी भरपाई के लिए पर्याप्त जादुई शक्ति है। एक पंख जलती मोमबत्ती है तो 4 के बाद बस माना विस्फोट होता है और दारूस पूछता है पहले वाला जोश कहाँ है दोस्त? मैं और क्या तुम मुझसे माफी नहीं मंगवाने वाले थे या वो बस बातें थीं? धत, वो पीछे से ऊपर से दोहरा हमला करने वाला है। मोटा लड़का पक्का है कि लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी। दारूस उसे सटीक मारता है पर नायक फिर भी रोक लेता है। वो लड़का सदमे में है। अब बच्चा गंभीर होता है, आधी झुकी आंखों से कहता है। दारूस बहुत बोलता है और उसे पीछे धकेल देता है। इस घर में 10 साल जादू सीखकर वह बदले के मौके का इंतजार कर रहा था। अब वे अंदर जा रहा है। जोरदार वार। नायक के भारी वार से दारूस टिक नहीं पाता और धड़ाम से एक घुटने पर आ जाता है। नायक दबाव बनाए रखता है, तलवार उसके चेहरे के करीब है। लाल बालों वाला समझ नहीं पाता कि 4 पंख होने के बावजूद उस पर इतना दबाव कैसे बन रहा है। नायक की टॉमी शेल्बी जैसी नजर बनी रहती है जबकि आसपास के सभी लोग हैरान हैं। दारूस पूरी तरह से हार रहा था। इस बर्बाद घर में उसके जैसा कोई कैसे हो सकता है? इस बीच हेफ्रीड को यह स्थिति भयानक लग रही है। नायक को याद है इसी ने उसका हाथ काटा था। क्या वह फिर करेगा? वह अपनी आभा बढ़ाता जा रहा है।
दूर से लोग उसे रोकने के लिए चिल्ला रहे हैं। दाढ़ी वाला प्रभावित है और फिर धड़ाम तलवार का एक टुकड़ा गिरा। नायक ने दारुस की तलवार तोड़ दी और कहा कि अगली बार खुद को गीला न करे। फिर वह मुड़ता है और कहता है कि वह पंखों के बिना ऐश नहीं है। अल्फाइन उसे खुशी से देख रही है। वह सोचता है कि नफरत निकाल ली। तभी अचानक उसे चक्कर आता है। देखो ऊपर अंतिम बॉस, वो देखे जानवर घूर रहा है, ये कमीना रॉड्रिक। अखाड़े में सब कह रहे हैं उस गंदे परिवार के लड़के ने मुख्य घराने के किसी को हरा दिया। यकीन नहीं होता, पर यह सबसे बुरा है। अब वे चुप नहीं बैठेंगे। मुखिया के आते ही नायक घबरा जाता है। वह लड़के पर हावी होकर उसे घूरता है। नायक गंभीर रहता है। दारुस, कैसा टेढ़ा अपमान खड़ा होता है। पिताजी, इसी ने मारा, पिताजी बचाओ। और फिर क्या, धड़ाम, पिता ने तलवार से उसका हाथ जकड़ लिया। रॉड्रिक के खुद को कलंक कहने पर अखाड़ा चौंक गया। ये क्या कर रहा है? परिवार का नाम मिट्टी में मिला रहा है, जो अपना ख्याल भी नहीं रख सकता। हेफ्रीड बीच में आता है। रॉड्रिक, इसे रोको। लेकिन आदमी कहता है लड़के को तलवार का हक नहीं। वार होता है, लेकिन तभी हे भगवान, नायक आगे आ जाता है। क्या तुम बेवकूफ हो? तुम मारने ही आ रहे हो, मुझे उम्मीद है। मुझसे ये मत कहना, उन्हें कुछ नहीं पता था। अरे नहीं, रुको। इसने बहन से माफी नहीं मांगी तो सजा बाद में मिलेगी। ठत। रॉड्रिक कहता है लड़का याद रखे वह अनाथ है। क्या वह इस परिवार का है? नायक कहता है वह विस्काउंट का बेटा है। हाँ, और जब आप एक शूरवीर को आंकते हैं तो उसका मूल्य क्या तय करता है? उसने कहा कि यह ताकत की बात है ना? रॉड्रिक ऊपर हेफ्रीड को तिरछी नजर से देख रहा है। फिर वह कहता है ठीक है। तो इस परिवार के एक सदस्य और एक विस्काउंट के बेटे ने अभी अभी मुख्य घर को नुकसान पहुंचाया है। जैसे ही ऐसा हुआ, ये बच्चों का खेल नहीं रहा। ठीक है, मैं उसकी बात काट रहा हूँ। याद रहे, उस आदमी ने हमला रोका और डर के मारे उसकी फट गई। उसने एक भी वार नहीं किया। तो रॉड्रिक, मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह मालूम है या नहीं, तुम जिसने अपने ही बेटे को चाकू मारा था, वह उसे चेतावनी दे रहा है कि उसके पिता ने उस बेवफाई के कारण एक हाथ खो दिया था। वह इसकी कीमत कैसे चुकाएगा? नायक जवाब देता है कि पूरे सम्मान के साथ यह बच्चों का खेल नहीं था, यह एक औपचारिक द्वंद्व था। वह अपने परिवार के अपमान का जवाब अपनी तलवार से दे रहा था। क्या उसने दारुस से नहीं कहा था कि जो तलवार से अपना नाम न बचा सके वह शर्मनाक है, इसलिए वह एक उंगली भी कटने नहीं देगा। ऊपर वाले कह रहे हैं कि इस 10 साल के बच्चे में कुछ गड़बड़ है ना? वह किसी पुनर्जन्म व्यक्ति जैसा लगता है जिसने पूरी जिंदगी जी, दुख झेले और वापस आया। फिर रॉड्रिक एक आखिरी तीखी नजर डालता है, मुड़ता है और कहता है कि वह समझ गया। तो उसे तैयार रहना चाहिए था। यार, वो बच्चा सच में तैयार होने चला गया और एक विशाल तलवार पहले ही आ रही थी, लेकिन फिर धत, उसे किसी चीज ने उड़ा दिया। क्या था पता नहीं, शायद भारी मुक्का। पैरी सदमे में है। पिता चिल्लाता है पर हेफ्रीड आ रहा है। अंदर आते ही उसने बिना देखे रोक दिया। उस आदमी ने डबल किक मारी, सामने उतरा, नायक की मदद को दौड़ा और पूछा कि क्या वह ठीक है। लेकिन यार, उसने झेल लिया। बच्चे, झेल लिया एक मजबूत शब्द है ना? जैसे वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसकी धड़कन अभी भी थी। रॉबर्ट देखता है, मुड़ता है और चला जाता है, जबकि दारुस लंगड़ाता हुआ चला जाता है। फिर बच्चे को चक्कर आते हैं, वह लगभग बेहोश हो जाता है, लेकिन हेफ्रीड उसे पकड़ लेता है। लड़का अब कुछ और प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है। कहता है पिताजी, मैंने हमारे परिवार के नाम और उन सभी की रक्षा की। और हेफ्रीड कहता है बेटा, हाँ, तुम शानदार थे। उन्होंने सचमुच यही कहा। इस बीच रॉड्रिक सीढ़ियां चढ़ रहा है और दाढ़ी वाला आदमी कहता है कितना बचकाना रवैया है रॉड्रिक। तुमने एक बच्चे को मारा और साथ ही तुमने एक बच्चे को अपने बेटे की इज्जत खराब करने दी। और तो और, मैंने इस लड़के को पहली बार देखा है और इसने तुम्हें चुनौती दी और मुख्य परिवार को भी हरा दिया। ये वाकई कमाल का है। मोटा आदमी कहता है कि वह डर गया था। उसने सोचा कि रॉड्रिक वहीं सबको 2 टुकड़ों में काट देगा, लेकिन परिवार का मुखिया कहता है कि मुश्किल वक्त आ रहा है और दुनिया को बांटने के लिए एक बड़े तूफान की जरूरत है। मतलब नायक की थोड़ी सी ताकत बच्चे को सिर्फ इसी वजह से मारने के लिए काफी नहीं है। और अब अगला अध्याय। सब सदमे में हैं, घबरा रहे हैं और बच्चा सबको दूर फेंक रहा है। एक आदमी कहता है ये कमाल है कि युवा मास्टर एस्टर ऐसे लड़ सकते हैं। उसके बगल में कुछ लोग कहते हैं अजीब है, ये बच्चा 10 साल का कैसे है? दूसरा कहता है मैंने सुना है उसने रॉड्रिक्स के बेटे को हरा दिया, अखाड़े में उसे पेशाब करवा दिया। ट्रेनिंग के दौरान नायक हमें बताता है कि डांस फेस्टिवल में उसने अपनी शक्ति दिखाई और अपना नाम बनाना शुरू किया। इससे उन आवाजों को शांत किया जा सकेगा जो हेफ्रीड के परिवार को अपमानित करना चाहती हैं। लेकिन वह यह नहीं भूल सकता कि अंत में उसका लक्ष्य इस परिवार को नष्ट करना है। साथ ही जाहिर है उसे यह जानने की उत्सुकता है कि पुनर्जन्म के बाद वह कितना शक्तिशाली हो पाएगा, खासकर यह देखते हुए कि वह रॉड्रिक के एक हमले से लगभग उड़ गया था, इसलिए उसके पास कोई मौका नहीं है। अंत में वह निशान बस एक संकेत था कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। उसके पास कितनी भी आंतरिक शक्ति हो, वह उसका उपयोग नहीं कर पाता। उसने प्रशिक्षण में एक और को हराया और पूरा शिविर गूंज उठा। कोई कहता है कि उसे रोज ध्यान खींचना पसंद है। अल्फाइन कहती है कि उसे खुद को संभालना नहीं आता। वह उसे आगाह करती है कि पिताजी बुला रहे हैं और फिर वह उसके पहनावे पर टिप्पणी करता है कि ऐसा पहनना उसके लिए दुर्लभ है। उसे ये प्यारा नहीं लगता। वो कहती है कि संतुलन सबसे जरूरी है और उसे लड़ते देख उसे लगा कि वह भी हमेशा ऐसे नहीं रह सकती। जब वह वापस आएगा तो उसे कुछ देर उसका साथ देना होगा। सो उसने एब्सोल को सिनेमा भेजा, इंतजार करने को कहा। पिता से मामला निपटाना था। वह पहुंचा। हेफ्रीड बोला क्या बात है बच्चे? बात यह है परिवार में 10 साल हो गए, अब वो पल है।
मुझे लगा था कि तुम और बड़े होगे, पर यह रहा सबूत कि तुम परिवार के अगले मुखिया बनोगे। असल में वह उसे उत्तराधिकारी, भावी विस्काउंट घोषित कर रहा है। उसे समझना होगा कि यह पद कितना संवेदनशील है। इस परिवार के सदस्य और क्षेत्र के स्वामी के रूप में कई चीजें थीं जिनकी रक्षा करनी थी, और हाइफ्रीड उत्तराधिकारी की गद्दी हमेशा खाली नहीं छोड़ सकता। हमारा लड़का जानना चाहता है कि क्या उसकी बहनें इससे सहमत हैं। वह कहता है कि वे 3 दिन में नाइट्स एकेडमी से लौटेंगे, तभी वह इसे आधिकारिक करेगा। वाह, सफेद बालों वाला माल्फा है और लाल बालों वाला खूड़ो। हे भगवान, कितना भद्दा नाम है। नायक कहता है कि अगर ऐसा है तो ये खूड़ो जरूर गुस्सा होगा। वह उससे नफरत करती है सिर्फ इसलिए कि वह आदमी है। ये क्या बात हुई? और जाहिर है उसके 7 पंख हैं। वह खड़ा होकर कहता है कि यह उसे मंजूर नहीं। वह अपनी मन मुश्किल से संभाल पाता है। अनुभवहीन है और अपनी बहन को लगभग मार चुका है। उसे विश्वास नहीं कि वह उन्हें मना पाएगा। हीफ्रीड मुस्कुराकर कहता है कि उसे फन को पॉप बच्चे के बच्चा होने पर हमेशा शक था, इसीलिए उसे पता था कि यही जवाब है और ये रहा असली तोहफा जो उसे पसंद आएगा। छोटा नायक चौंक जाता है। यार, उस आदमी ने उसे एक बहुत बड़ी तलवार थमा दी। वो उस डिब्बे में थोड़ी छोटी दिख रही है ना? या मैं गलत सोच रहा हूँ? तुम्हें चाकू पसंद है या नहीं मुझे नहीं पता, पर सुनो, यही मायने रखता है। वो कहता है कि इस चीज में 7 विंग्स को नियंत्रित करने की शक्ति है। ये जादुई भक्षक तलवार है। पापा, मुझे वो बड़ी तलवार वहीं क्यों नहीं दिखाई? हम इतनी दूर क्यों आए? वह कहता है कि यह एहतियात है। क्योंकि पिछली बार उसने पूरा घर तबाह कर दिया था। फिर वह कहता है, यह पौराणिक तलवार ग्रैंड है, पीढ़ियों की विरासत, और यह एक छोटी सी तलवार जैसी है। क्या आप छोटी तलवारों वालों का मजाक उड़ा रहे हैं? महत्वपूर्ण कौशल है, और वैसे भी ये शरीर में घुसने पर अपना काम करने को काफी है ना? हाँ ठीक है, ये सब मजाक है। असल में ये एक टूटी हुई बड़ी तलवार है। और पिता कहते हैं, देखो ये टूटी दिखती है, पर शक्ति डालो तो बढ़ती है। यह उपयोगकर्ता के जादू से बदलने वाला ब्लेड है। धत, उसने कामेहामेहा चलाकर पूरा जंगल तबाह कर दिया। ये कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है ना? इस तलवार की बुरी बात यह है कि कमजोर जादुई ऊर्जा होने पर यह आपको थका देती है और आप किसी और से ज्यादा थक जाते हैं। इसीलिए ये एक कुख्यात ब्लेड है। इधर आओ बच्चे, इसे पकड़ो। छोटा नायक इसे ऐसे पकड़ता है, क्या मैं सच में अपनी शक्ति इसमें लगाऊंगा? तुरंत ऊर्जा जमा होकर कामेहामेहा बनाती है। उसे अजीब लगता है कि तलवार उसका मन खींच रही है। उसे कुछ करना नहीं पड़ रहा। फिर दूर से शूरवीर आसमान चीरती ऊर्जा देखते हैं। एक पूछता है, ये क्या बला है? मियर दिया नॉन। क्या कोई धूमकेतु गिरा? वे समझ नहीं पाते, पर अल्फाइन को यकीन है। ये एस्टर का जवाब था। छोटा नायक कहता है, पिताजी ये तलवार असाधारण है। जिस पर वह जवाब देता है कि असाधारण लड़के की प्रतिभा है, और चेतावनी देता है कि इस परिवार में किसी के पास कभी 7 पंख नहीं थे। अगर वह इस शक्ति में महारत हासिल कर लेता है तो एक दिन वह रॉड्रिक को भी पीछे छोड़ देगा। जाहिर है यही उसका लक्ष्य है, पर पिता चेताते हैं कि बड़ी शक्ति बड़े संघर्ष लाती है। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि लड़के के 7 छोटे पंख हैं, सब उससे नफरत करेंगे और उसे चाहेंगे, तो कुछ उसे धोखा देंगे, और उस दिन अपनी कमजोरी पर पछताने से बचने के लिए उसे और मजबूत और तेज बनना होगा। छोटा नायक उसका हाथ थामता है और मान जाता है। वह अपने पिछले जीवन की तरह दयनीय जीवन नहीं जीना चाहता। वह अपने पिता को धन्यवाद देता है और कहता है कि हाँ, वह 7 पंखों और इस तलवार में महारत हासिल करेगा। 3 दिन बाद माँ उनका स्वागत करती है। कुड़ो और माल्फा लौट आए हैं, और कुड़ो अपना परिचय देती है कि यह युवा सेवक घर लौट आया है। अब वह जानना चाहती है कि प्यारी छोटी बहनें कहाँ हैं। दूसरे, जिन्हें उनके नाम भी नहीं पता, उन्हें गले लगाने दौड़ते हैं। फिर वे माल्फा से भी चिपक जाते हैं। कहते हैं कि कुड़ो उनके बाल खराब करती है, इसीलिए वे गुस्सा है। वह हाथ बांधे खड़ी है, कहती है कि वह ऐसा नहीं करती जब तक वह बगल में अल्फाइन को नहीं देखती। फिर वह दौड़कर उसे गले लगाती है, बाल सहलाती और चूमती है। पर माल्फा चारों ओर देखकर पूछती है, एस्टर कहाँ है? माँ कुछ कहने वाली है, पर ज्यादा उत्साहित नहीं लग रही। और इसी बीच जंगल में धमाके हो रहे हैं। जब से छोटे नायक ने बड़ी तलवार बढ़ानी सीखी है, बच्चा एक पल नहीं रुकता। पूरा जंगल तबाह हो गया है, और कुड़ो आकर कहता है कि वह खुद पर बहुत जोर दे रहा है, और वह जानना चाहती है कि वह उससे मिलने वहाँ क्यों नहीं गया। क्या वह व्यस्त था या बेपरवाह, या अब खुद को इतना खास समझता है कि उसकी परवाह नहीं करता। वैसे उसने सुना कि नृत्य उत्सव में क्या हुआ था। पूरी अकादमी उस लड़के का नाम ले रही थी, और उसे यकीन है कि उनके पिता गर्व महसूस कर रहे हैं। नायिका कहती है कि जब यह सब हो रहा था, वह अनगिनत मिशनों पर थी और प्रशिक्षण ले रही थी। लगता है वह अकेली नाइट थी जिसे प्लेटिनम का खिताब मिला। वह कहती है कि हाँ, जाहिर है यह उसके पिता का पद पाने के लिए न्यूनतम था, और वह इसी बारे में बात करने आई है। उसे पता चला कि उसने उत्तराधिकारी बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। क्या उसे डर था कि इससे उसकी भावनाएं आहत होंगी? बच्चा सोचता है कि किसी ने इस कमीने को क्यों बताया, लेकिन वह कहता है कि उसका ऐसा इरादा नहीं था। उससे लगता है वह ज्यादा योग्य है। कुड़ो जानता है यह उसका सपना है, पर क्रूर है। नायिका समझ नहीं पाती, तलवार से पेड़ काटती है जैसे दिखावा कर रही हो, है ना? लेकिन उसने पूरा जंगल तबाह कर दिया। वह जानना चाहता है कि उसने हमला क्यों किया, ऐसा क्यों कर रही है। वह कहती है कि अब उसे दीदी को दिखाना होगा कि उसने अब तक क्या किया है। उनकी भयंकर लड़ाई होगी। वह उसे रुकने को कहता है। उसने तलवार में महारत हासिल नहीं की है।
वह कहती है कि युद्ध में इसकी परवाह कोई नहीं करेगा। एक शूरवीर को हमेशा लड़ने को तैयार रहना चाहिए, वरना वह अभी खत्म हो जाएगा। और वह कूद पड़ती है। लगता है वह इसे सचमुच गंभीरता से ले रही है। नायक को अपनी विशाल तलवार सक्रिय करनी पड़ती है, ये कहते हुए कि उसे रोकना असंभव है। उससे इसे गंभीरता से लेना होगा। वह उस पर घूमते माना से आ रही है और मुझे नहीं पता क्या होगा, क्योंकि अध्याय खत्म हो गया। बूम, जंगल में धमाके हो रहे हैं। अरे वो बेचारा जंगल है ना यारों, किसी खाली जगह चलते हैं। वो खुश है, कह रही है कि उसकी तलवारबाजी अभी उतनी ही तेज है। गल्प ना करो, वह अकादमी प्रशिक्षित से अपना बचाव कर रहा है, पर वह जानना चाहती है कि किस शर्मिंदगी को वह तलवार कहता है। उसे अपनी शक्ति संभालनी भी नहीं आती और वह उसे दूर फेंक देती है। बच्चा सचमुच पिट रहा है और कहता है कुड़ो बहन बहुत सख्त हो रही हैं, लेकिन वह हमेशा से ऐसी ही रही है। चूंकि वह अकेला पुरुष था और शायद सिंहासन का उत्तराधिकारी भी, वह हमेशा उस पर नजर रखती थी। जो कुछ भी उसे गलत या अपमानजनक लगता, वह उसे सबक सिखाने के लिए पीटने आ जाती थी। एक तरह से वह उसकी स्वाभाविक दुश्मन है। वह एक और बड़ा हमला करती है, उसे तलवार निकालने पर मजबूर करती है। कहती है कि वह इस घर का वारिस बनने लायक नहीं। दूर से माल्फा देखती है और पूछती है, पिताजी क्या उन्हें ऐसे छोड़ना ठीक है? वह कहता है कि सबसे बुरा तो किसी का मरना है, पर उसे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वे अच्छे प्रतिद्वंद्वी हैं। वे लापरवाह हैं, पर इतना आगे नहीं बढ़ेंगे। माल्फा को उम्मीद है कि वह सही है, पर वह जानना चाहती है कि उन्हें अकादमी से क्यों बुलाया गया। वह जानती है कि यह उत्तराधिकारी की बात के कारण नहीं है। वह मना करता है, फिर दराज से एक पत्र निकालता है जिसमें मुख्य परिवार का बुलावा है। लगता है वे उसके पोते पोतियों से मिलना चाहते हैं। सबसे बुरा हुआ तो एस्टर हाथ से निकल जाएगा। यह सब बकवास बंद करो। वह अब उत्तराधिकार की बात क्यों कर रही है? उसने पहले ही मना कर दिया था। और वह जवाब देती है कि उसे यही बात बिल्कुल पसंद नहीं है और उस पर एक और बड़ा वार करती है। नायिका को लग रहा था जैसे वह कोई क्लब घुमाती हुई ट्रोल हो, लेकिन उस बच्चे में वह स्वैग है। हाथ के एक छोटे से घुमाव से वह उसके हमले को एक तरफ कर देता है और वह पीछे से आकर कहता है कि उसने बस बहुत सुन लिया। वह हंसती है, कहती है भागते भागते थक गया होगा। उसका पलटवार बेकार था, क्योंकि आखिर में उसे ही दूर फेंक दिया गया, खून से लथपथ भागता हुआ। और वह कहती है कि सबसे बुरे उच्च स्तरीय लड़ाके वे हैं जो केवल अपनी तलवार का उपयोग कर सकते हैं। जादू का उपयोग कर पाना बेहतर है, पर शीर्ष पर रहने के लिए दोनों में महारत जरूरी है। फिर वह कहती है, देखो बड़ी बहन निराश है। सिद्धांततः निशान और पंखों का अंतर शक्ति दर्शाता है। हर पंख पिछली अवस्था से 3 गुना ताकतवर बनाता है, मतलब 5 पंखों वाली उससे 2 स्तर नीचे है। फिर भी वह हर ताकत की प्रतियोगिता हार रहा है। लड़ाई के आखिरी सेकंड में उसने मन का उपयोग बंद कर तलवारबाजी अपनाई। उसे अपनी शक्ति पर बिल्कुल भरोसा नहीं, या शायद पिछले साल की घटना के दोहराए जाने का डर है। नायक सोच रहा है, यार उसे तो पूरी तरह से लताड़ा गया और उसकी बात सही लगती है। शायद वह 7 पंखों की शक्ति से डर गया था, जिस पर उसने कभी सोचा भी नहीं था। क्या वह अनजाने में खुद को सीमित कर रहा है? शायद उसकी तलवार की अस्थिरता का कारण यह है कि वह अपनी जादू को दबा रहा था। कुड़ो कहती है कि उसके पास वह सब कुछ है जिसका उसने कभी सपना देखा था, और इसीलिए अगर वह अहंकारी होकर अपनी उस प्रतिभा को किसी के ध्यान दिए बिना गायब होने देगा तो वह इसके लायक नहीं है। वह फिर उस पर वार करता है, पर नायक हवा में वार कर उसे रोक देता है। वह प्रभावित होकर कहती है कि अब उसने पूरी ताकत से वार किया। नायक कहता है कि उसकी वजह से वह आखिरकार जाग गया, लेकिन जब वह आगे देखती है तो वह अपनी निष्क्रिय तलवार के साथ हमला कर रहा है। क्या उसका सारा मान खत्म हो गया? उस पल सक्षम 5 पंख होने और उसे हराना असंभव जानने के बावजूद उसे पहली बार एक मौका दिखा। वहीं नायक सोच रहा है कि इस पल वह अपनी सारी ऊर्जा से तुरंत प्रभाव डालेगा। मुझे समझ नहीं आया, इतनी गड़बड़ हुई, लेकिन उसने उसका बचाव किया और कहा कि उसने सच में कुछ समझदारी की बात सोची थी। फिर नायक कहता है, ये दूसरी जिंदगी जो मुझे मिली है, मैं कुछ भी बर्बाद करने का इरादा नहीं रखता। ये शक्ति, उसकी तलवार, उसका परिवार, सब कुछ, क्योंकि ये सब वो चीजें थीं जो मैं कभी हासिल नहीं कर सकता था। हाँ, उसने बताया कि उसकी एक और जिंदगी है, और वह कहती है, दूसरी जिंदगी? क्या मतलब? लड़के ने कहा कि वह पुनर्जन्मित है और अंदर भागा। क्यों ना उसे सिर पर मारें ताकि वह बेहोश होकर भूल जाए। देखो, वह तलवार चलाने गया, पर आखिरी पल में उसने वार रोक दिया तो उसका हमला बेकार गया। तलवार आर पार हो गई और वह नीचे से फिसलकर उसके पेट में मारा, जैसे अपनी बहन को मार रहा हो, है ना? पर हम अगले अध्याय में हैं। खैर, उसे चोट तो लगी। मैंने कहा इसलिए, है ना? वह अपने कमरे में भ्रमित होकर जागी। नायक ने तुम्हें भुलाने के लिए सिर पर वार किया। वह उलझन में है, जबकि माल्फा कहती है कि वह सचमुच बहुत देर तक बेहोश थी। वह तुरंत उठकर जानना चाहती है, लड़ाई में क्या हुआ? एस्टर को क्या हुआ? माल्फा कहता है, लड़ाई के बाद वह उसे यहाँ लाया। उसने कहा, हमारी लड़ाई के बीच वह बेहोश हो गई थी। कुछ गंभीर नहीं, शायद थकान थी या कुछ और। कुड़ो जानता है ना, कि उसे पीटा गया था। यही बात थी जो अजीब है, क्योंकि आखिरी पल में उसे यकीन था कि वह उसका पेट चीरने वाला था, लेकिन उसने ब्लेड बंद कर दिया। उस तक जो कुछ पहुंचा वह उसकी जादू का अवशेष था। उसे एस्टर से मरने का शक न था, पर उस पल उसे मौत का डर लगा। वह यह सब सोचती है, पर मुस्कुरा रही है। फिर तलवार उठाती है और एस्टर को ढूंढती है। स्वयं नतीजा नहीं मान रही, नामुमकिन। इस बार वह पूरी जान लगा देगी, पर माल्फा बताता है कि वह जा चुका है। वह पूछती है कहाँ, और बहन बताती है।
उसे मुख्य परिवार में बुलाया गया लगता है। वे पिता के साथ कुछ घंटे पहले निकल गए। वह गुस्से में है, बोली उसे यह नहीं पता था। इस बीच छोटा नायक अपनी गाड़ी में है। फ्राइड नायक को चेतावनी दे रहा है कि आज वे जिन बड़ों से मिलेंगे वे परिवार के पर्दे के पीछे के संरक्षक, पुराने मुखिया, अन्य परिवार और प्रभावशाली हस्तियां हैं। मूल रूप से ये सेवानिवृत्त लोग हैं जिनका अभी भी बहुत प्रभाव है। परछाइयों के सम्राट। जब उसे गोद लिया गया था तब इन्होंने हमारे लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन उसके प्रदर्शन के बाद अजीब बात है, अब वे उससे मिलना चाहते हैं। साफ है, नृत्य उत्सव के परिणाम के कारण। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह परिवार पैसे, जान से ज्यादा इज्जत को मानता है, और जो उस इज्जत पर दाग लगाते हैं, बच्चे, उन्हें भेड़ियों के आगे फेंक दिया जाता है। राजा हेफ्रीड लड़के से पूछता है, तुम पागल बच्चे, ये कहानी तुमने कहाँ सुनी? फंको पॉप। वो कहता है कि उसने इसे इधर उधर सुना है, कुछ खास नहीं। खैर, वह फांसी या देश निकाला के लिए तैयार है अगर वह अपनी शक्ति नहीं दिखा पाता। हेफ्रीड पूछता है कि क्या वह ठीक है, क्या उसे समझ आता है कि ऐसा हो सकता है? वह बिना अलविदा कहे कैसे जा सकता है? वह कहता है कि ठीक है, वह तो उनके आते ही जाने की योजना बना रहा था, बल्कि यह और भी अच्छा है क्योंकि कूड़ो उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन उसकी वजह से वह तलवार का सही इस्तेमाल करना भी सीख गया और उसे पंख की शक्ति भी समझ आने लगी है। उसके पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह अकेले जीवित रहने को तैयार है। तभी गाड़ी हिलने लगती है। मुझे लगा दुश्मन है, पर यह तो कूड़ो है जो अंदर झांक कर उसे रुकने को कह रही है। वो अंदर आती है और कहती है कि बड़ी बहन को अलविदा कहे बिना जाना बहुत क्रूर है। उसे पता चला कि उसे बड़े बुजुर्गों के हॉल में बुलाया गया था। न उसे और न ही मेल्फा को एक बार भी बुलाया गया। हे भगवान, उसका असली नाम कुद्रियावुका है और भी बुरा। और पिता कहते हैं कि उसे समझना चाहिए कि उसे वहां नहीं ले जा सकते। वह बैठ जाती है और कहती है कि वह यह पूरी तरह समझती है, लेकिन उन्हें याद रखना होगा कि ऐसे समन के लिए सावधानी बरतनी पड़ती है। मेल्फा ने उसे चेतावनी दी होगी कि एस्टर के कभी वापस न आने की संभावना है। नायक कहता है वे बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, वह बस बात करेगा, लेकिन वह उसे सुनने को कहती है। वह उससे बहुत नफरत करती है क्योंकि वह लड़का है। उससे नफरत है क्योंकि उसके 7 पंख हैं। उसे खास व्यवहार मिलना भी नापसंद है, और यह बात तो और भी बुरी लगती है कि वह अपनी बड़ी बहन से ज्यादा ताकतवर होने की हिम्मत रखता है और बड़ों जैसा व्यवहार करता है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद वह उसका परिवार है, और भले ही वह खुद को सबसे ऊपर समझे, वह उसका छोटा भाई ही है। इसलिए उसे जिंदा वापस आना होगा ताकि वे फिर से मुकाबला कर सकें। मरने से पहले की बात लग रही है ना? वो आएगा बहन। फिर उसे एहसास होता है, ओह नहीं, वो मारी गई। अलविदा कहाँ? मेरी बच्ची, तुम मरोगी। मैं मानता, लेखक का सम्मान करता अगर वो लड़की को मार देता। दरवाजे खुलते हैं, वे हेफ्रीड का स्वागत करते हैं, कहते हैं बड़े अंदर इंतजार कर रहे हैं। लड़के उन्हें चारों तरफ से घेर रहे हैं। वह कहता है कि उसे रास्ता पता है, लेकिन शूरवीर कहते हैं यह मना है। उन्हें सख्ती से ले जाने का आदेश मिला। यह साफ है कि उन्हें लड़के को लॉर्ड प्यार करने नहीं बुलाया गया था, लेकिन साथ ही छोटा नायक घर लौटते हुए भावुक हो जाता है। अचानक दिन जैसे हुए गलियारों में पिता बातें करते रहते हैं। लड़के को याद है ये गुस्सा करने की जगह नहीं, वे कुछ भी कहें, खुद को काबू में रखना। वह कहता है ये बूढ़ों के व्यवहार पर निर्भर करता है। पिता कहते हैं वह गया काम से, अगर वह ऐसा सोचेगा तो तबाही मचा देगा। छोटा नायक एक तरफ देख रहा है, सबको अभ्यास करते हुए। पिता सावधानी बरतने को कह रहे हैं, पर उसका ध्यान लड़ाइयों में है। फिर तलवार दी जाती है और वह आदमी उसे फिर चुप और शांत रहने को कहता है। द्वार खुलता है और कोई घोषणा करता है कि लॉर्ड हेफ्रीड और उनका बेटा आ गए हैं। पीछे से कोई कहता है कि वह 10 साल बाद आखिरकार आया। मेरे पोते हेफ्रीड। वह घुटने टेक कर छठे मुखिया या अब महान एल्डर का अभिवादन करता है। छोटा नायक फिर उस व्यक्ति को घूरता है जो इस जगह के पीछे है। परिवार की सबसे बड़ी छाया जेनिस, और उसके बगल में सभी प्रभावशाली लोग मौजूद हैं। वह नृत्य उत्सव से कुछ चेहरों को पहचानता है, लेकिन रॉड्रिक कहाँ है? वह आदमी तुरंत कहता है कि जिसे वह ढूंढ रहा है वह इस कमरे में नहीं है। वह शाही परिवार की सीधी सेवा करने वाले शूरवीरों का नेता है। उसे तुच्छ बातों के लिए समय नहीं, वह इसे तुच्छ कहता है। पर उस कमरे में लगभग 40 लोग हैं। नायक सोच रहा है कि पिछले जन्म में वह इस परिवार में इतना नीच था कि उस बूढ़े का चेहरा भी नहीं देखा। फिर भी उसे यकीन है कि इतने सारे अधिकारी हैं तो कुछ तो हो रहा है। फिर हेफ्रीड उससे पूछता है कि कौन सी मामूली बातें उन्हें यहाँ लाई हैं। जेनिस कहता है कि उन्हें पहले से ही अंदाजा होना चाहिए, उसके कुत्ते ने डांस फेस्टिवल में गड़बड़ कर दी थी। नायक को पहले से ही पता था। हेफ्रीड कहता है कि रॉड्रिक की समस्या सुलझ गई है, पर जेनिस के अनुसार वह सिर्फ जनता के लिए एक दिखावा था। इससे परिवार का नाम खराब होने का सच नहीं बदलता। गोद लिए बच्चे को परिवार में लाना ही पहली गलती थी। इससे भी बुरा, उन्होंने सबका नाम खराब होने दिया। लड़के को देश निकाला देने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। हेफ्रीड और उसका परिवार भी इससे बच नहीं पाएगा। नायक पूछता है क्यों? सब कुछ उसी ने किया था, उसके पिता का इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हेफ्रीड चुप रहता है। फिर वह बात करना बंद कर देता है और पीछे बैठा बूढ़ा आदमी कहता है कि सच में उसकी परवरिश ठीक से नहीं हुई थी। एक बच्चा बड़ों की बातचीत में शामिल हो रहा है। उसे इस परिवार का नाम, शीर्ष तक पहुंचने के रास्ते में हुए विवाद और धोखे नहीं पता। इस कमरे में भी इस पल उनमें से कई बस शांति चाहते हैं।
उसे गारंटी चाहिए कि कोई भी इस परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वह हेफ्रीड को याद दिलाता है कि कैसे वह असफल हुआ, परिवार का नाम खराब किया और रॉड्रिक ने इसी कमरे में उसकी बांह काट दी थी। धिक्कार है, इस बार वे उसी दिन पर वापस आ गए हैं, लेकिन अब उसे लड़के का गला काटना है। अगर वह ऐसा करता है तो यह बात भुला दी जाएगी, लेकिन हेफ्रीड मना कर देता है और कहता है कि वह अपने बेटे को मारने के बजाय अपनी जान गंवाना पसंद करेगा। जेनिस पूछता है कि क्या उसे यकीन है, क्योंकि अगर ऐसा है तो आज वह मर जाएगा। धिक्कार है, वह मरेगा, उसकी पत्नी, बेटियां, सब। सिर्फ विस्काउंट का पूरा घर तोड़ दिया जाएगा। कमरे में सब हट जाते हैं, उन्हें तलवारों से घेर लिया जाता है, जब तक नायक पूछता नहीं कि महावृद्ध किस बात से इतना डरा है। एक बड़े आदमी को अपने ही कुत्ते के काटने के डर से कांपते देखना दयनीय था। वह उसे निकाल सकता था या जो चाहे कर सकता था, लेकिन अगर उसने उसके परिवार पर हाथ डाला, वो रौब जमा रहा है ना? पर देखो यार, इस बार तुम ही मरोगे। वह अपनी कमीज ऊपर उठाता है ताकि सब उसका टैटू देख सकें। कहता है कि अगर वे उसके परिवार को मारते हैं तो एक साथ पंखों वाला व्यक्ति उनका दुश्मन बन जाएगा। हाँ, वे तुम्हें मार सकते हैं, है ना? फिर तुम दुश्मन नहीं रहोगे। उनके पास वो विकल्प भी है दोस्त। वीडियो यहीं खत्म। पसंद आया तो लाइक करें। फिर मिलेंगे। बाय बाय।